प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष मैं पुनः उपस्थित हूँ एक निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मैं आप में से ही किन्हीं की जन्म कुंडली का चयन करता हूँ। उन्हीं का चयन किया जाता है जो प्रत्येक वीडियो में जुड़े रहते हैं और अपनी जो जन्म की डिटेल्स और एक प्रश्न है वो कमेंट करते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो पहले आपको धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि एक ही रविवार में सभी का चयन हो जाए ये संभव नहीं है। तो आप अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो आगे आने वाले कुछ रविवार के कार्यक्रम में आपको भी जानकारी मिलेंगी और आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। बस आपको करना ये है, प्रत्येक वीडियो को आप देखा करें, उसके अंदर आप अपनी जन्म की सभी डिटेल्स और अपना प्रश्न आप लिख दिया करें, तो जिससे आपको जानकारी मिल सके, आपकी जन्म कुंडली से जुड़ी हुई आपकी जन्म कुंडली का भी निःशुल्क अध्ययन हो सके। आज एक जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ है। आइए इसी की जुड़ी जानकारी आपको मैं देता हूँ। इनका जो चयन हुआ है आज की कुंडली में, इनकी जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, 30 दिसंबर 2002, समय है सुबह के 3:30 बजे, पटना बिहार का इनका जन्म है। इसके आधार पर जन्म कुंडली है वृश्चिक लग्न और तुला राशि की बनी हुई। अब जल तत्वीय लग्न है और यहाँ पर वायु तत्वीय राशि है। दोनों का काम प्रवाहित होते रहना, बहते रहना ही है। तो ऐसे में ये अच्छी बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जातक के स्वभाव में अधिक बातें अवश्य चलेंगी, लेकिन जातक सदैव आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ने के विषय में सोचता रहेगा। और यहाँ पर ये वृश्चिक लग्न कहीं ना कहीं जल तत्व का होने से भावना प्रधानता तो इसमें होती ही है। मंगल का लग्न होने से गुस्सा, क्रोध, जल्दीबाजी में कार्य करना अवश्य होता है, लेकिन वृश्चिक लग्न में मेष राशि या मेष लग्न के समान जल्दीबाजी या गुस्सा नहीं होता। इसमें पानी के बुलबुले की तरह गुस्सा आता है और शांत भी हो जाता है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कार्य करने वाला होता है। कब कैसे क्या बोलना है, ऐसे व्यक्ति को बखूबी पता होता है और उसका अनुसार व्यक्ति कार्य भी करता है। यहाँ इनकी राशि भी तुला है, इसके अंदर भी ये गुण बढ़ जाएंगे। व्यक्ति अपनी बातों से सभी को प्रभावित करने वाला, अपनी बातों में प्रभुत्व एक तेज रखने वाला होगा और कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी अपनी बातों से विशेष प्रभावित करेगा। यहाँ लग्न के स्वामी मंगल बनते और मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में लग्नेश का बैठना आप जानते हैं, ये योग बन जाता है अवयोग, और अवयोग के कारण व्यक्ति को जीवन में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अधिक मेहनत करना पड़ती है अपने जीवन में करियर को इस्टेब्लिश करने में। तो यहाँ मंगल कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर कहे जाएंगे, हालांकि ये शुक्र के साथ में है और चंद्रमा के साथ में है। अब 12वें भाव में दो शुभ ग्रह के बीच में यहाँ पर मंगल नजर आते हैं आपको। मंगल की बात करेंगे तो मंगल लग्नेश है, दो शुभ ग्रह है, तो उसके आसपास, तो ऐसे में ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को कंफर्ट या सुख सुविधा सब प्राप्त हो जाएंगी। या ये बोल सकते हैं कि ऐसे घर परिवार में जन्म लिया हो जहाँ सब अच्छे कार्य करने वाले भी हो, प्रतिष्ठित भी हो, मान सम्मान भी अच्छा हो और व्यक्ति स्वयं से भी अपने दम पर अच्छा सुख सुविधा अर्जित कर पाए और सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को मिले। आप जानते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और यहाँ अपनी ही राशि में बैठ करके शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सुविधा अवश्य से प्रदान करेंगे। व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होगा और अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च भी करेगा और अपने सुखों को प्राप्त भी करेगा। यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि जो गुरु भी उच्च राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ भाग्यशाली बना देंगे। वक्री होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई खराब असर में ये नहीं आए हैं। तो नवम भाव में भाग्य के कारक होकर गुरु बैठेंगे तो भाग्यवर्धन और भाग्य को बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। व्यक्ति के जन्म के बाद घर परिवार में तरक्की, पिता को सफलता और अन्य घर में विकास आदि का बढ़ना, ये सब प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। व्यक्ति ज्ञानवान होता है, धार्मिक होता है और अच्छे कार्यों में लिप्त रहता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर निश्चित ही चंद्रमा, मंगल और शुक्र, ये जो तीन 12वें भाव में है, इसमें विशेषकर मंगल और चंद्रमा ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति को जन्म स्थान पर इतनी सफलता अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि भाग्येश होकर के 12वें भाव से संबंध बना है, यानी 12वां भाव जो विदेश को बताता है, जन्म स्थान से दूर को बताता है, ये व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ेगा तो लाभ अच्छा मिलेगा। ऐसे में वैसे यही कोशिश करनी चाहिए कि या तो व्यक्ति जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाए, ऐसे परिवेश में चला जाए जहाँ पर उसका रहन सहन अन्य के रहन सहन से बिल्कुल अलग हो। ये स्थान भी विदेशी जैसा हो जाएगा। जैसे ये पटना का जन्म, समझिए साउथ में कहीं चल जाते हैं जहाँ का रहन सहन रीति रिवाज पूरी तरह अलग है, पूरी तरह भिन्न है,
तो भी यही बात देखने को मिलेंगे कि इनका जो एक प्रभाव है यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का 12वें भाव में होने का, वो यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि व्यक्ति मतलब 12वें भाव से जुड़ा काम करे। 12वें भाव में वैसे तो हॉस्पिटल आदि देखे जाते हैं, 12वें भाव से ही विशेषकर इंश्योरेंस आदि से जुड़ा काम होता है। फाइनेंस के लिए भी वैसे जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है उसके साथ में 12वें भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि खर्च का भाव यही है। अब जो खर्च हो रहा है तो वहीं पर मतलब धन का कहीं ना कहीं आवागमन या फिर जानने का कम से कम प्रभाव तो है ही। तो इसीलिए इस भाव से भी धन की स्थिति को जोड़कर देखना चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन काल में खर्च अधिक नजर आ रहे हैं तो ये बात भी तय है कि व्यक्ति के पास धन भी अच्छा होगा, तो ये भी अपने जीवन में धन भी अच्छा कमा पाएंगे। हाँ, ये है कि बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, खर्च अधिक करेंगे, लेकिन धन की स्थिति में कोई कमी नहीं आएगी। मंगल भी 12वें भाव में बैठकर ये दर्शाते हैं कि जीवन में व्यक्ति के ऊपर कितना ही कर्ज क्यों ना हो जाए, लेकिन व्यक्ति उस कर्ज को उतार पाएगा। लेकिन ध्यान बस यही रखना है कि छठे पर मंगल की दृष्टि होने से किसी को भी दिए हुए पैसे कई बार प्राप्त नहीं होते, डूब जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। यहाँ पर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो शुक्र मंगल का योग भी बनता है, मंगल चंद्रमा का भी योग बनेगा। तो ये इन तीनों का योग क्या करता है कि व्यक्ति को ये बात देखने को मिले कि विवाह के बाद तरक्की अवश्य दिलाता है। लेकिन शुक्र मंगल आप जानते हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को भटकाने का काम करता है और कहीं न कहीं कामुकता की स्थिति को बढ़ा देता है। और शुक्र यहाँ थोड़े कमजोर हो रहे हैं, सप्तम भाव में भी राहु है, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा गलत आदतों की ओर या संगति की ओर न जाया जाए, अन्यथा कहीं न कहीं गुप्तांगों से जुड़े रोग यहाँ पर इस तरह की स्थिति में होते भी देखे गए हैं, तो उससे बचाव करना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि शनि बुध का राशि परिवर्तन भी है, शनि बुध की राशि में है और बुध शनि की राशि में, तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी का परिवर्तन भी आयु वृद्धि करता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। लेकिन ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपने दम पर सब कुछ अच्छा हासिल कर पाता है, अपने दम पर ही धीरे धीरे करके एक मजबूत स्थिति तक पहुंच जाता है। ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनके लिए देखा जाएगा तो शनि का जो प्रभाव दशम भाव पर आ रहा है, शनि बुध का जो परिवर्तन है, ये सारी अवस्था व्यक्ति को जीवन में 32 वर्ष की आयु के पश्चात ही थोड़ा सफल कर पाती है। नक्षत्र भी इनका विशाखा है चंद्रमा का, तो चंद्रमा का नक्षत्र भी यही बताता है कि व्यक्ति को विशेषकर जो प्रभाव मिलेगा 32 वर्ष की आयु के पश्चात अवश्य ज़्यादा प्राप्त होगा। और ऐसा व्यक्ति वैसे देखने को मिला देश विदेश की यात्रा करता है, विदेश से जुड़ करके भी काम करता है, फाइनेंस आदि से जुड़ा काम अच्छा कर लेता है और जीवन में अच्छा सफल हो जाता है। यहाँ भी इनकी कुंडली में देखिए फाइनेंस में ये चाहे तो बैंकिंग अकाउंटिंग आदि से जुड़ा जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे तो सीए आदि बनना भी उसमें आ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से गुरु बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, दशम के स्वामी सूर्य चले गए कुंडली के दूसरे भाव में। यही योग अगर आप नवमांश दशमांश आदि में चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको मिलता नजर आएगा। तो कहने की बात यही कि 10वें भाव का संबंध दूसरे भाव से मजबूती से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है दूसरे भाव से जुड़ा काम व्यक्ति को लाभ दे करके जाएगा। दूसरा भाव किसका होता है? दूसरे भाव खाने का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। मुख्यतः इन बातों का विचार दूसरे भाव से ही किया जाता है। फाइनेंस के लिए भी दूसरे भाव को प्रमुख रूप से देखा जाना चाहिए, दूसरा, अष्टम और 12वां भाव। तो यहाँ पर मुख्यतः तो फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम व्यक्ति करे तो अच्छा ही है, नहीं तो दूसरा भाव जैसे मैंने कहा कि खाने का होता है। ये तीनों ग्रह जो दिख रहे हैं आपको ये खाने को बताते भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ये करे कि ऑनलाइन जो फूड होता है आजकल वर्तमान में विशेष चलता भी है, और ऐसा व्यक्ति चाहे तो ऑनलाइन फास्ट फूड की जो सर्विस होती है वो चालू कर सकता है अपने एरिया में, वहाँ पर उसमें अच्छा लाभ मिल जाएगा। ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर सकता है, उसको फिर आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ में यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो प्रभाव है इनका, दूसरा भाव वाणी का भी होता है। वाणी का प्रभाव आता है तो व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान तो होता ही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से जुड़ा काम कर सकता है, दूसरों को पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, सलाह देना, शिक्षा देना, कंसल्ट करना किसी चीज़ को लेकर। फाइनेंस से जुड़े में भी यही आता है कि फाइनेंस से जुड़ा उसको कंसल्ट करना, सलाह देना, मार्केटिंग करना, और इंश्योरेंस आदि का बताया ही है, इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। वो चीज़ें भी व्यक्ति को लाभ दे करके अवश्य जाती है। तो ये सब प्रमुखता से व्यक्ति के लिए कार्य आते हैं जिसमें आगे बढ़ सकता है, कुंडली सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अब लग्न में केतु है तो ये बात है कि व्यक्ति का मन भ्रमित होगा, अधिक बातें सोचेगा, थोड़ा गुस्सा भी शीघ्र आएगा, तो कई बार शांत भी शीघ्र हो जाएगा। लेकिन दोस्त मित्र आदि ऐसे व्यक्ति का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, इसे तो सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ये देखने को मिलेगा कि इसके धन को भी ले लेंगे और वापस देने का नाम नहीं लेंगे, या किसी प्रकार से इसके भोलेपन का फायदा उठाने का काम लग्न में केतु होने पर लोग अधिक करते देखे गए हैं। यहाँ पर ये राहु सप्तम भाव में वैसे विशेष शुभ प्रभाव नहीं देता, लेकिन सप्तम का राहु
ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को जीवन काल में मतलब अपना कार्य करने की विशेष रुचि रहेगी। राहु जहाँ होता है वहाँ से जोड़ने का काम करता है। पार्टनरशिप आदि तो लाभ नहीं दे करके जाएगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपने दम पर कोई कार्य करना चाहे, व्यापार करना चाहे, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। एक से अधिक कार्य से धन लाभ ये राहु बढ़ा देता है। हाँ, जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है। भले ही वृषभ राशि होने से उनके स्वभाव में सभी को साथ लेकर के चलना या सभी को बांधे रखना और सभी को कहीं न कहीं अच्छा सोचना सभी के लिए, और आपको मतलब जिसकी कुंडली है उन्हें भी सपोर्ट करने वाले जीवन साथी की स्थिति मिलती नजर आई, ये बात देखने को मिलती है। किंतु एक बात बस यही होती है कि थोड़ा राहु के प्रभाव से थोड़ा चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, थोड़ा गुस्से का प्रभाव आ जाता है। एक परेशानी की बात जीवन साथी के लिए तो नहीं, लेकिन जातक के लिए आती है। वो क्या आती है कि स्वभाव में देखिए शुक्र मंगल का योग, यानी चाहते बड़ी है। और कई बार देखने को मिलता है कि जीवन साथी दिखने में सुंदर और अच्छे मतलब सभ्य आदि परिवार से आती है, लेकिन शुक्र मंगल के योग के कारण व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा और जोश आदि अधिक होने के कारण ये बात देखने को मिलती है कि जो लड़के के एक से अधिक संबंध आदि स्थापित हो जाए, कहीं बाहर भी अन्य संबंध बन जाए, वो चीज़ें ये उत्पन्न कर देता है। इसका एक प्रमुख कारण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नवमांश में भी शुक्र 12वें भाव में है। सप्तम में बुध गुरु की युति भी व्यक्ति को एक से अधिक संबंध देने का काम कर देती है, और मंगल राहु की युति जो यहाँ पर दिख रही है साथ में, ये भी थोड़ी कमजोरी दर्शा रही है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को अपने चरित्र को बलवान करने की सूचना दे रही है। अन्यथा क्या होगा कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, पिता से तालमेल से व्यक्ति कमजोर रहते हैं। कई बार अन्य लोग इसके अच्छे कार्य करने के बाद भी तारीफ नहीं करते, बल्कि झूठे आरोप लगाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तो वो सब प्रभाव बढ़ जाएगा। बदनामी का सामना बार बार करना पड़ता है और अधिक करना पड़ेगा अगर व्यक्ति किसी प्रकार से अनुचित या गलत मार्ग पर जाएगा तो। इसीलिए उससे बचना चाहिए, तभी अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। यहाँ राहु देखा जाए तो वैसे तो कार्य आदि के दृष्टिकोण से अच्छे ही है, और बस पार्टनरशिप आदि में सहयोग नहीं करते, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा मिला जुला परिणाम देते हैं। और फिर सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में हो, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं हो, तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये भी थोड़ा कमजोर योग हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि कुंडली मिलान तो अच्छे से करे ही, लेकिन अच्छी तरह देखभाल करके ही विवाह करे, जल्दीबाजी विवाह में न करे। नहीं तो कई बार राहु के सप्तम में होने से कुछ अलग चीज करवा देता है ये राहु, अदर कास्ट में होना, या ये भी कई बार देखने को मिला कि राहु के प्रभाव स्वरूप ये राहु मतलब उम्र में बड़ा अंतर कर देता है, लड़की की उम्र कई बार बड़ी हो जाए, ऐसी कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें ये राहु करता देखा गया है। तो ये प्रभाव थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी वाला होता है यहाँ पर राहु का, तो उसका प्रभाव शुभ लेना चाहिए। कुछ उपाय इसके लिए करना चाहिए जिससे अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। अभी मैं आपको बता दूं, इन्हें चल रही है शनि की महादशा। शनि में शुक्र की अंतर्दशा इनको चल रही है, और शनि में शुक्र की अंतर्दशा क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं कमजोर होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये तत्व विरोधी दशा है। दोनों ही ग्रह इनकी कुंडली में कारक नहीं है। शनि अष्टम में है, अष्टम के शनि आयु वृद्धि कर देते हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। हालांकि स्वयं 0 डिग्री पर है, तो इतना बल उनमें स्वयं में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कमजोरी का प्रभाव तो कम हो जाएगा। किंतु ये बात जरूर रहेगी कि जीवन काल में ये शनि का प्रभाव थोड़ी मेहनत अधिक बढ़ा करके रखेगा, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है और कर भी पाएगा। बस आगे एक सही दिशा में फोकस होकर बढ़ने की आवश्यकता है। व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ की बातें सोचना ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं देगा। अभी शनि की महादशा है, शनि में शुक्र चल रहे हैं। देखिए, शनि में शुक्र कमजोर दशा होती है स्वास्थ्य के लिए भी। हाँ, सप्तम भाव के स्वामी की अंतर्दशा विवाह कराने के लिए श्रेष्ठ रहती है। अब दशा भी चालू हुई तो 3 साल 2 महीने चलेंगी, तो ये समझिए 2026 के फरवरी तक की दशा चलने वाली है। अब समय तो है अच्छा इस बीच, लेकिन अगर देखा जाए तो सप्तम में राहु, शुक्र का 12वें भाव में होना, 27 डिग्री पर होना, मृत अवस्था में होकर कमजोर होना, ऐसे में जल्दी विवाह करना भी इतना कोई अच्छा नज़र नहीं आया। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कुंडली आदि अच्छे से मिल जाए, सब बातें देखभाल करके फिर आगे बढ़ा जाए तो कम से कम थोड़ा ठीक रहेगा। नहीं तो अगर थोड़ा धीरे रखा जाए, अगर स्थिति अच्छी ना मिलती हो तो ज़बरदस्ती जल्दीबाजी में विवाह करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। धीरे रख के विवाह किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त ये बात भी है कि अगर जैसे थोड़ा, अब यही बात है कि थोड़ा रुकने पर थोड़ा ज़्यादा देरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फिर सीधे वही बात आएंगी कि 2030 के लगभग जाकर के विवाह हो पाएगा 28 वर्ष की आयु में, तो वो थोड़ा दूर है। लेकिन फिर भी ये बात है कि ज़्यादा प्रभाव फिर वहीं का बन पाएगा, उसके बाद का ही बन पाएगा। तो वो देरी का प्रभाव जरूर बन जाएगा, लेकिन फिर भी समय वही अनुकूल आता है, ज़्यादा अच्छा आता है। अगर यही देख लिया जाए कि जातक के लिए किस मतलब राशि या लग्न की लड़की के योग ज़्यादा बनते हैं, तो लग्न में सूर्य को घटाकर राहु को जोड़ा जाए तो देखिए मेष राशि आती है। यानी मेष राशि मेष लग्न, तुला राशि तुला लग्न, जातक की भी है, संभव है उसी से जुड़ा जीवन साथी का भी लग्न राशि मिल जाए तो वो प्रभाव मिल सकता है।
तो ये प्रमुखता से बात आ रही है। लेकिन विवाह देखभाल करके करना चाहिए। जीवन साथी भले अच्छा मिल जाए, लेकिन थोड़ा मतलब यहाँ पर देखभाल करके इस विवाह करने के लिए जाना चाहिए। विवाह ज़्यादा दूरी पर नज़र नहीं आता। विवाह लगभग घर के आसपास ही, मतलब जहाँ पर रहते हो वहीं से आसपास जहाँ ढूंढेंगे वहीं पर लोकेलिटी में होने के योग ज़्यादा बनते हैं। वैसे इतना दूर का प्रभाव नहीं आया, हाँ, लेकिन विवाह होने के बाद बाहर जाने की स्थिति अवश्य बनती है, तो वो प्रभाव दिख रहा है। हालांकि कुंडली के हिसाब से योग फिर भी ठीक है। गुरु का भाग्य भाव में होना कुंडली के सभी प्रकार के दोषों को दूर करने का काम करता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और सभी प्रकार की सुख सुविधा यही देने का काम करता है। तो इसीलिए इनको भी चाहिए कि गुरु को बलवान करें, प्रतिदिन किसी मंदिर में जाए। गुरु का रत्न भी चाहे तो धारण किया जा सकता है। चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता है तो गुरु का रत्न पुखरा धारण कर सकते हैं किसी भी गुरुवार के दिन, तो वो भी अच्छा रहेगा। साथ में कोशिश ये करना चाहिए कि हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही त्रिक भावों में बैठे हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ अवश्य से करना चाहिए। यहाँ पर गाय को हरा चारा खिलाना इस राहु के लिए अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन को ही अच्छा करेगा। इसके अतिरिक्त जैसे सूर्य आदि तो अच्छे हैं, तो झूठ ना बोलना, मांसाहार आदि का सेवन ना करना, अच्छे कार्यों में लगे रहना ही अच्छा प्रभाव देता है। शुक्र यहाँ थोड़े कमजोर हुए हैं, इसलिए चरित्र को तो बलवान रखे ही, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, पूर्णिमा का व्रत करें और साथ में ये कोशिश करें कि छोटी कन्या को विशेषकर शुक्रवार के दिन कुछ भी खाने की वस्तु दे, या फिर ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि शुक्र को बलवान करने के लिए देवी की उपासना की जाए, देवी के मंदिर में शुक्रवार को जाया जाए। बस इन उपायों को जब तक करता रहे, अपनी दिनचर्या सही रखे, लापरवाही आलस से बचे, अच्छा परिणाम जीवन में मिलेगा। ज्ञान बुद्धि विवेक के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा है तो जीवन में सफलता भी अच्छी मिल जाएगी। व्यर्थ की कल्पना नहीं करना, व्यर्थ की चिंता नहीं करना। फाइनेंस आदि का सेक्टर वैसे अच्छा है। स्वयं का काम करना हो तो खाने का आता है, बाकी ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं, व्यक्ति सफल अवश्य हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और आगे आपका चयन हो जाए उसके लिए आप वीडियो में कमेंट अपनी डिटेल्स के साथ में प्रश्न अवश्य कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।